लीवर। देखिए जो लीवर की पोजीशन होगी, ये इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे, और यहीं पर क्या होगा, गॉल ब्लडर होगा। सुनिए, और ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम के जस्ट बिलो होगा। और फिर अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं पे हमारा क्या होगा, स्टमक। स्टमक के क्या होगा, ऊपर, स्टमक के ऊपर, और डायाफ्राम के नीचे ये पाया जाएगा। ठीक, इतनी बात हमें मालूम है कि लीवर ये बिगेस्ट ग्लैंड है ना, बिगेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है ये। ग्लैंड सेंटेंस है, नॉट इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन। ये बात कही जा रही है कि ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर इसके वेट को हम देखें तो 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो इसका वेट होता है। और इसमें दो लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। एक हो जाएगा राइट लोब और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट लोब। दो लोब होंगे, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक, राइट लोब यहां पर कैसा होगा, ये लार्ज होगा, ये सबसे बड़ा होगा। ध्यान से देखिए, और ये राइट लोब हम ये देखते हैं कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है मेन लोब, दूसरा होता है क्या, क्वाड्रेट लोब, और तीसरा होता है कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब ये 3 भागों में बटा होगा। कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट, मेन, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। कॉर्डेट मतलब पीछे का पार्ट। और ये जो गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर की जो पोजीशन होगी वो कहां पे होगी, मेन लोब में। इतनी बात पहले लिखी जाए, तब लिखिए, इतना लिख लीजिए आप। फिगर आप यहां से बनाइए, ये, अरे ठीक है, वही बनाई हो वही सही है। यहां से भी देख लीजिए फिगर। ये है मेन लोब, और इसी मेन लोब में क्या है, गॉल ब्लैडर है। और ये है लेफ्ट लोब, ये है राइट लोब। ये है स्टमक, स्टमक के ऊपर पाया जा रहा है। यहीं पर क्या होगा, डायाफ्राम, जस्ट बिलो दी डायाफ्राम। उसी को देखें, देख लो एक बार। ये है स्टमक,
यहाँ पे देखें, ये सब देख रहे हैं आप, इस फिगर को देखें, इसमें लिखा गया है राइट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक का मतलब लीवर है ना। लीवर में अब ये चूंकि राइट लोब में है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, राइट हेपेटिक डक्ट कह रहे हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। सुनिएगा ध्यान से, ऐसे ही ये डक्ट नहीं बनी है, कई डक्ट मिल करके हेपेटिक डक्ट का निर्माण होगा। बहुत छोटी छोटी सी नलिकाएं होती है, वो सब मिल करके यहाँ पर हेपेटिक डक्ट बना रही है। ये आप देख रहे हैं जो ये लाइन आ रही है, ये हेपेटिक डक्ट हो गई। यहाँ पे ये देख रहे हैं ये हेपेटिक डक्ट हो गई। फिर यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सिस्टिक डक्ट का मतलब बाइल डक्ट हो गया। कौन सा डक्ट हो गया, बाइल डक्ट। तो ये जो बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट है और ये हेपेटिक डक्ट है, ये दोनों एक जगह मिलते हैं, इसको हम कहेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये क्या कहलाएगा, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट कहलाएगा। समझ गए ना। कॉमन हेपेटिक डक्ट का निर्माण किससे हो गया है, सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये गॉल ब्लडर है, गॉल ब्लडर में यहाँ पर पित्त बाइल स्टोर है। जब यहाँ से बाइल निकलेगा तो पहले किधर जाएगा, सिस्टिक डक्ट से होते हुए कहाँ पे जाएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट में। कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा, डिओडेनम में पहुंच जाएगा। ठीक है। स्प्लीन की पोजीशन यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ पे है, कहाँ पे है स्प्लीन, स्टमक के पास है ना। ये स्टमक की पोजीशन में है यहाँ पर। ये स्प्लीन भी आप पोजीशन इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अब आप जरा देखिए, अगर हम इसको इंटरनली, इसे इंटरनली, ये जो आप देख रहे हैं ये लोब है, ये भी लोब है। अगर इसका सेक्शन काटा जाए, इसका सेक्शन हम काटते हैं, चाहे राइट लोब का सेक्शन काटें, चाहे लेफ्ट लोब का सेक्शन काटें, चाहे जिसका सेक्शन काटेंगे, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे 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 ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसको हम लोब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लोब्यूल्स। लोब किससे बना है, लोब्यूल से मिलकर बना है। तो प्रत्येक लोब में कई लोब्यूल है। ठीक है। क्या है इसमें, लोब्यूल। अब इस लोब्यूल में सपोज करिए कि ये लोब्यूल है, इसमें हेक्सागोनल ये सेल्स पाई जा रही हैं, ये सभी हेक्सागोनल सेल्स हैं, ये हेक्सागोनल सेल्स। इस हेक्सागोनल सेल्स को हम हेपेटिक सेल्स कहेंगे। मेन सेल लीवर की, लीवर सेल कहिए या हेपेटिक सेल्स कहिए। तो लोब्यूल किससे बना हुआ है, हेपेटिक सेल से बना हुआ है। और इस लोब्यूल के बाहर की ओर एक कवरिंग पाई जाएगी, जिसको हम ग्लिसन्स क्या कहेंगे, ग्लिसन कैप्सूल कहेंगे। तो आपसे ये बात पूछा जाता है कि ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पे है, कहाँ पे है, लीवर में। लोब्यूल की जो आउटर कवरिंग है उसको ग्लिसन्स कैप्सूल कहेंगे। फिर यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो हेपेटिक सेल्स है, ये हेपेटिक सेल्स यहाँ पर एक डक्ट के द्वारा, यहाँ पे पतली पतली नलिकाओं के द्वारा ओपन होती है। इन नलिकाओं को हम कहते हैं बाइल कैपिलरी। क्या कहेंगे, बाइल कैपिलरी। मतलब इस कैपिलरी में क्या पाया जा रहा है, बाइल पाया जा रहा है। कैपिलरी में क्या है, बाइल पाया जा रहा है। ठीक है।
इसको आप बाइल कैपिलरी कह रहे हैं। फिर ये जो बाइल कैपिलरी है एक प्रकार की यहाँ पर डक्ट में ओपन होगी। अब ये यहाँ पर ये ओपन हो गई, ये इस तरह से एक नलिका में ओपन होती है। इस नलिका को हम हेरिंग डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हेरिंग डक्ट कह रहे हैं। बाइल डक्ट किस में ओपन हो गई? हेरिंग डक्ट में ओपन हो गई। क्लियर हुआ? फिर ये यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये हेरिंग डक्ट ये भी मान लीजिए ये भी हेरिंग डक्ट है। ये डक्ट और ये डक्ट ये ओपन हो रही है एक अलग सी नलिका है जिसको हम कह रहे हैं डक्ट्यूल्स। क्या कह रहे हैं? ये डक्ट्यूल्स में ओपन हो रही है। फिर इसके बाद ये सभी डक्ट्यूल्स एक यहाँ पर कॉमन डक्ट में ओपन होंगे जिसको हम क्या कहेंगे? हिपैटिक डक्ट। क्या कह देंगे? हिपैटिक डक्ट। समझ गए ना? तो इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं। जो वहां पर हिपैटिक डक्ट लिखा था उसी को बताने के लिए ये इतना मैं किया कि लीवर का जो लोब है वो लोब छोटे छोटे ऐसे पिंड में बटा हुआ है। इस पिंड को अगर हम अलग देखें तो ये पूरी जो लोब्यूल है ये लोब्यूल हिपैटिक सेल से भरी हुई है। ठीक है? हिपैटिक सेल्स के द्वारा जो भी सबस्टेंस स्रावित होता है, स्रावित क्या होगा? बाइल होगा। वो जो बाइल है, बाइल जिसमें मुक्त होगा उसको हम कहेंगे बाइल कैपिलरी। तो जितनी भी बाइल कैपिलरी है एक उससे बड़ी नलिका में ओपन होती है जिसको हम हेरिंग डक्ट कहेंगे। फिर हेरिंग डक्ट उससे बड़ी नलिका में ओपन होगी, डक्ट्यूल उसको कहेंगे। और वो जिसमें ओपन होगी उसको हम क्या कहेंगे? हिपैटिक डक्ट कहेंगे। राइट लोब की हिपैटिक डक्ट अलग है, लेफ्ट लोब की हिपैटिक डक्ट अलग है। दोनों हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट, फिर जब आपस में मिलेंगे तब उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन हिपैटिक डक्ट कहेंगे। ठीक है? चलिए लिखो इसके बारे में। तो लिखिए, कुछ नहीं लिखा है ना? हाँ, देखिए, लीवर बॉडी की बिगेस्ट ग्लैंड है, बिगेस्ट ग्लैंड है। वेट तो लिख लिए हैं, सिचुएशन भी लिख लिए हैं ना? हाँ, इसकी वर्जिन इंडोडर्मल होती है। इसकी वर्जिन इंडोडर्मल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्यों में लीवर राइट एंड लेफ्ट लोब में बटा होता है। लीवर राइट एंड लेफ्ट लोब में, राइट एंड लेफ्ट लोब में बटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉग के लीवर में 3 लोब,
फ्रॉग, मेढक के लीवर में 3 लोब, जबकि रैबिट के लीवर में 5 लोब पाए जाते हैं। जबकि रैबिट के लीवर में 5 लोब पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइट लोब एवं लेफ्ट लोब, राइट लोब एवं लेफ्ट लोब फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा अलग होता है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक लोब कई लोब्यूल्स से मिलकर के बना होता है। कई लोब्यूल्स से मिलकर के बना होता है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोब्यूल्स में हेक्सागोनल, लोब्यूल्स में हेक्सागोनल हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं। हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं। ये हिपैटिक कार्ड के रूप में हिपैटिक कार्ड के रूप में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। हिपैटिक कार्ड आगे लिखिए, प्रत्येक लोब्यूल के बाहर की ओर ग्लिसन्स कैप्सूल की कवरिंग पाई जाती है। ग्लिसन्स कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। आगे लिखिए, लीवर में फैगोसाइट्स के रूप में, फैगोसाइट्स भक्षण करते हैं जो जीवाणुओं का, कुफर सेल्स, फैगोसाइट्स के रूप में कुफर सेल्स
कुप्फर सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस फिगर को जरा देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए ये लीवर है और इस लीवर का जो ये लोब है, ये इस लोब में इस तरह से लोब्यूल पाए जाएंगे। अगर हम एक लोब्यूल का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो अब आप यहाँ पे देखिए ये हेपेटिक सेल्स हैं, ये जो दिखाया गया है ये हेपेटिक सेल्स हैं। ये जितने हेपेटिक सेल्स हैं ये कार्ड के रूप में पाए जा रहे हैं, है ना। क्या है, ये इस तरह से कार्ड के रूप में ऐसे ऐसे ये पाए जाते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पर ये सेंट्रल वेन है और हिपैटोसाइट, ये कार्ड है ही है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड आपको इस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पे देखिए ये जो सेल बनी है, ये यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या है, बाइल डक्ट है, ये है हिपैटिक सेल्स है। यहाँ पर ये देखिए बाइल कैनाली कुली। बाइल कैनाली कुली का मतलब बाइल कैपिलरी। बाइल कैपिलरी जो अपने आपने देखा था, तो इसका जो सेक्रेटरी मटेरियल है वो कहाँ पे आएगा, बाइल कैपिलरी में रिलीज होगा, फिर आगे की ओर जाएगा वो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्ड के रूप में इसके हेपेटिक सेल्स व्यवस्थित होते हैं, और जब ये ओपन होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइल कैपिलरी या कैनाली कुली कहेंगे। समझ में आई कि नहीं बात। आगे इसमें अगर इस फिगर को इस तरह से भी देख सकते हैं, ये देखिए ये हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट का मतलब हिपैटिक सेल, और ये क्या है, बाइल डक्ट, जिसमें क्या पाया जाएगा, बाइल पाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सेल्स का अरेंजमेंट होता है। चलिए अब आगे इसमें लिखिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हिपैटिक सेल्स के द्वारा बाइल का सिक्रेशन होता है। बाइल का सिक्रेशन होता है, यह हिपैटिक डक्ट के द्वारा हिपैटिक डक्ट के द्वारा गाल ब्लडर में पहुंचता है। हिपैटिक डक्ट के द्वारा गाल ब्लडर में गाल ब्लडर में पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट, गाल ब्लडर का क्या काम है, स्टोरेज ऑफ बाइल और कंसंट्रेशन। बाइल को क्या करता है, गाढ़ा करता है, कंसंट्रेट होता है। लिख लीजिए, गॉल ब्लडर में गॉल ब्लडर में बाइल स्टोर होता है तथा यह कंसंट्रेट होता है, सांद्र, कंसंट्रेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गॉल ब्लडर की सिस्टिक डक्ट या बाइल डक्ट गॉल ब्लडर की सिस्टिक
ये लिखा गया है, ये सिस्टिक या बाइल डक्ट हेपेटिक डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। हेपेटिक डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये हो गई हेपेटिक डक्ट, ये हो गया सिस्टिक डक्ट, और दोनों मिल गए तो क्या हो गया, कॉमन हेपेटिक, सॉरी हाँ, कॉमन बाइल डक्ट। बाकी तो सब बात बता दिए हैं। इसको देखिए, ये क्या है, इस फिगर को देख लीजिए, ये गॉल ब्लैडर, ये क्या है, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, तो ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और यहां से कौन सी डक्ट आई, सिस्टिक, कौन सी डक्ट, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गया क्या, कॉमन बाइल। समझ गए ना, ये याद रखिएगा, चाहे मेंशन कर लीजिए आप। चलो हटा दे इसको, फोटो से ले लो। ग्रुप में डाल देना होता। इसमें देखें क्या है, वही है यहाँ पर भी। चलिए अब फंक्शन ऑफ लीवर लिखिए, फंक्शन ऑफ लीवर। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ बाइल, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है। नंबर 1 सिक्रीशन ऑफ बाइल, ये तो हो ही गया। दूसरा इसका काम है ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये इसका फंक्शन है। दूसरा चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस, ये कौन सी सेल, लीवर सेल, ठीक है। और लीवर में ये है ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल, ध्यान से देखिएगा।
आपने भोजन किया, भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो डाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ पे पहुंच गया, ब्लड में। तो जो डाइजेस्टिव फूड था कहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ पे पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इन सब की मात्रा ज्यादा है, तो लीवर क्या करेगा, इनको ग्रहण कर लेगा। तो ये सब कहाँ चले जाएंगे, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ये सब क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, लीवर में। तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जुड़ करके ये क्या बना लेंगे, ग्लाइकोजन बना लेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम दी ग्लूकोज। ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया ना। अब मान लीजिए पूरे दिन भोजन आप नहीं ग्रहण किए हैं। जब पूरे दिन भोजन नहीं ग्रहण किए हैं तो आपके ब्लड में भोजन कम हो गया। जब भोजन कम हो गया तो और बॉडी के ऑर्गन्स को भोजन चाहिए, तो ग्लाइकोजन किसने बनाया था, लीवर। लीवर ने ग्लाइकोजन बनाया था। तब ये लीवर क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में, जिससे बना है उसमें तोड़ देगा। अब जब तोड़ेगा तो ये ग्लूकोज अब यहां से कहां पे चलाएगा, कहां पे, ब्लड वेसल्स में आएगा। तो जो ब्लड में ग्लूकोज की कमी थी अब ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अन्य भागों में पहुंच जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलिसिस। लिसिस का मतलब टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना। तो ये काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में है ही नहीं, और क्या है आपकी बॉडी में, केवल फैट है, केवल प्रोटीन है। तो फैट के एंड प्रोडक्ट से, फैट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फैटी एसिड होता है। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। जब लीवर इस फैटी एसिड से या इस एमिनो एसिड से क्या बना ले, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किससे बना रहा है, लिपिड से बना रहा है, और किससे बना रहा है, और प्रोटीन से बना रहा है। तब उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आया, चलो लिखो। ग्लाइकोजेनेसिस के अंतर्गत, ग्लाइकोजेनेसिस के अंतर्गत, ग्लाइकोजेनेसिस के अंतर्गत लीवर में, लीवर में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस या निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखो, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब ग्लाइकोजन से, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में विखंडन होता है। ग्लाइकोजन का
ग्लूकोज, ग्लूकोज में विखंडन होता है, ब्रेकडाउन, इसे ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं, इसे ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब लीवर में लिपिड या प्रोटीन से ग्लूकोज सिंथेसिस होती है, तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, हो गया। तीसरा काम, लिपोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, इसमें लिपिड की सिंथेसिस होती है। चौथा काम, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, एंड डीएमिनेशन, synthesis of urea and deamination। डीएमिनेशन क्या है जरा देखिए, एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, इसमें पायरुविक एसिड प्लस अमोनिया, इसी को हम क्या कहेंगे, डीएमिनेशन, ये हो गया। और फिर यहाँ पर अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यूरिया। ये सब आगे और बताएंगे आपको डिटेल में, आर्नेसन साइकिल जब पढ़ेंगे। तो यूरिया की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, लीवर में, यूरिया लीवर में बन रहा है। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल बन रहा है, तो ये उसका को क्या करेगा, डिटॉक्स कर देगा, डिटॉक्सिफिकेशन, विषहीन बना देगा। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, डी, B12,
ए, डी और B12 विटामिन की सिंथेसिस करता है। इसीलिए विटामिन B12 का बढ़िया स्रोत कौन है? लीवर, है ना। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? ब्लड एंटी कोगुलेंट। हिपैरिन एंटी कोगुलेंट है। जमने नहीं देता ब्लड को। हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हमारे ब्लड वेसल में ब्लड जम नहीं रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिपैरिन। अगर हिपैरिन ना होता तो ब्लड क्लॉट कर जाता। सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, सिंथेसिस या बनना, देखिए इम्ब्रियानिक अवस्था में, इम्ब्रियानिक अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। एडल्ट में आरबीसी कहां बनेगा? बोन मैरो में। इम्ब्रियानिक अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। आगे लिखिए। फैटी एसिड का, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन लीवर में होता है। बस लीवर की बात खत्म। ठीक है, अब हम पैंक्रियाज की बात कर लें। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। नेक्स्ट पॉइंट, ये किस प्रकार की ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड है। इसका जो कलर है कैसा है? पिंक। ठीक, एंड जो शेप है इरेगुलर, लीफ लाइक। अब ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड कितने प्रकार के ग्लैंड से मिलेगा, बनेगा? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन।
एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन 85 से 90% पार्ट बनाएगा और ये 10% पार्ट बनाता है। अब मत आओ। क्या? तो कल भी बताए थे ना। हाँ बस अब छोड़ रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ, कल भी इसी समय। पैंक्रियाटिक देखो, एक्सोक्राइन पूरे ग्लैंड का कितने परसेंट भाग बनाएगा? 90%। इसका काम क्या है? सिक्रेशन। क्या सिक्रेशन? पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है। इंडोक्राइन यहाँ पे ग्लैंड ऑफ लैंगर हैंस। लैंगर हैंस की दीपिकाएं 10 से 12 लाख सेल्स का समूह होता है। ये मिल करके इजलैंड ऑफ लैंगर हैंस बनाते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं, ये कौन सी सेल्स होती हैं? इंडोक्राइन सेल। और ये जो इंडोक्राइन सेल हैं कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से 3। एक अल्फा सेल, दूसरी बीटा सेल और तीसरी डेल्टा सेल या लैम्डा सेल। ठीक है, या लैम्डा सेल। ये अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीशन। ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रीशन। और बीटा के द्वारा हाँ इंसुलिन। और डेल्टा के द्वारा सोमैटोस्टैटिन, जिसको हम यस यस हार्मोन कहते हैं। ठीक है। डिले एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को डिले करता है जिससे कि ब्लड में भोजन अधिक समय तक रहे और भोजन की उपयोगिता सेल के लिए बनी रहे। ये हो गया पैंक्रियाज। हटा दें? बन गया।
हुआ भैया? चलिए, सबसे पहले इसको लिख लीजिए। जितना बोले उतना लिखिएगा। ये क्या है? प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, पीईएम। देखो, डिजीज अब लिख रहे हैं, डाइजेशन से संबंधित डिजीज। पीईएम प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, क्वासियोकर। क्वासियोकर समझ रहे हैं? ये क्या है? प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें पेट क्या होगा? बेली बाहर निकला होगा बच्चों का, हाथ पैर फूला होगा, स्वेल किया होगा, एडिमा होगी। तो लिखो पीईएम, पहला इसका डिजीज क्वासियोकर। किसकी कमी से होगा? प्रोटीन डिफिशियंसी। लिख लो, जितना बोल रहा है उतना लिखो, प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक, अगला उसी में, बच्चों में बेली, जो पेट होगा वो क्या होगा? निकला होगा। और क्या होगा? हाथ और पैर स्वेल होगा, फूला हुआ होगा। जब इनको प्रोटीन दे दिया जाएगा तो ये सही हो जाएंगे। इसमें ये लिख लो भैया, थिनिंग ऑफ लिम्ब। बेली निकला होगा, थिनिंग ऑफ लिम्ब। हाथ पैर, लिम्स का मतलब हाथ पैर पतला होगा। ये देखिए लिखा है स्वेलिंग ऑफ बॉडी। बस इतना ही लिखो, लिम्स पतले रहते हैं, बॉडी स्वेल करती है, बेली निकला होगा। लिख लिया? दूसरा मेरिस्मस। मेरिस्मस ये कैलोरी की कमी से होगा। प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन तीनों की कमी से होगा। बोल दे, लिखिए मेरिस्मस। यह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एवं प्रोटीन अर्थात कैलोरी की कमी से होता है। कैलोरी की कमी से होता है। कैलोरी की कमी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें शरीर दुबला पतला हो जाता है। कोई है ऐसा? कोई इतना दुबला पतला है? हमको एक दो लोग दिख रहे हैं। तो मेरिस्मस, खाया करो जी, खूब खाओ।
बार बार इसीलिए कहते हैं कि दाल चावल रोटी खूब खाया करो। समझ में आया? खूब खाया करो, ठीक। नहीं किसकी कमी हो जाए, कैलोरी की कमी हो जाए, खाया करो खूब। अब खाओगी ना, खाया करो, 4 क्वेश्चन बढ़ जाएगा खाओगे तो। समझ में आया प्रियंका? कैलोरी की कमी, देखो कैलोरी की कमी से कैसे हो जाओगे। ऐसे, ये मेरेस्मस, ये है मेरेस्मस, और ये देखो क्वासियोकर, पेट निकला हुआ है ना, और ये शरीर फूला हुआ है, ये क्वासियोकर। और जब ये कमी पूरी हो जाएगी तो ये रोग मुक्त हो जाएंगे। देखिए इसमें शरीर क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, बस और कुछ नहीं, हो गया। और यहाँ पर अब आ जाइए, और कौन कौन सा रोग होता है, केवल नाम लिखिएगा। जॉन्डिस होता है, वोमिटिंग होता है, ये सब जानते हैं। डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है जिसको कब्ज कहते हैं, इंडाइजेशन होता है, ये सब डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम के। केवल नाम लिखिएगा बस। ये लिख लो, बहुत खाओगे पियोगे तो क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा। केवल यही नाम लिखो बस। ओबेसिटी, हाइपर विटामिनोसिस, फ्लोरोसिस, पहला वाला, लास्ट वाला इंडाइजेशन, नहीं लिखा, यही था। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन।